हेलो मित्रों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित की गई है, यानी 18 अप्रैल को फ़िलहाल तक तारीख दी गई है एग्ज़ाम की। अब आगे का देखते हैं कि क्या होता है, किस समय किस तरह की सिचुएशन बनती है। खैर, अपने जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज से विज्ञान क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, SCERT बुक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो चैप्टर्स हमको स्टडी करना है उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। एक बार समरी टाइप की मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे कवर करने हैं क्लास 6 की SCERT में। तो जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा जिसमें हमको पढ़ना है दैनिक जीवन में विज्ञान। दूसरे में रहेगा पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तीसरे में रहेगा पदार्थों का पृथक्करण, किस प्रकार से हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से भिन्न करते हैं, अलग करते हैं उसको। चौथे में रहेगा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जो कि हम आमतौर पर देखते हैं अपनी ज़िंदगी में। पाँचवें में हमें देखना है तंतु से वस्त्र तक, क्या तंतु होता है, किस प्रकार से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये सब आपको उसमें बताया जाएगा। और छठवें चैप्टर में है जीव जगत, फिर है जीवों में अनुकूलन किस प्रकार होता है। आठवें में हमको देखना है जंतु की संरचना और कार्य किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से 9वें चैप्टर में हमको देखना है भोजन एवं स्वास्थ्य। 10वें में है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 11वें में हमें पढ़ना है मापन। 12वें चैप्टर में हमें कवर करना है गति के बारे में, किस प्रकार से कोई चीज़ गति करती है या क्या होता है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे जब वो आएगी चीज़। 13वें में हमें देखना है ऊर्जा के बारे में। 14वें में है प्रकाश। 15वें में वायु। 16वें में जल। और 17वें चैप्टर में हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान, इसी को आज से स्टार्ट करेंगे। और डेली आपका जो मैं एक वीडियो एक चैप्टर का इसमें अपलोड करूंगा चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी भाई और बहन का सिलेक्शन होने से रुक जाए, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए, बातें करते हुए तो अपन के पास बातें करने का तो बहुत समय रहेगा, इसी तरह से स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान में होता क्या है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका क्या है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हमको बेसिक चीज़ें पढ़ना है। तो दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या भूमिका रहेगी, परंपरागत और वर्तमान परिक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रहेगी, किस प्रकार से ये परंपरागत और वर्तमान परिक्षेप में चीज़ों का विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, जब विज्ञान का बिना किसी बुद्धिमत्ता यूज़ किए हुए आप दुरुपयोग करेंगे तो उससे हमें होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। इसके बाद भारतीय एवं अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मनुष्य सदैव से स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता होती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस छात्र के अंदर ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि ये चीज़ कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्यों हो रही है, वही छात्र विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ सकता है। आइए एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर क्यों गिरती है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है? दूध से दही कैसे बन जाता है? फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है? चिड़िया कैसे उड़ती है? उसकी माँ इस प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी। उसकी माँ ने कहा, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका से पूछ लीजिए। दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं। मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है, जैसा कि सीमा में थी। ऑब्वियस सी बात है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे मन में उत्सुकता होगी कि ये चीज़ कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, कब होती है, तो यही सवालों का रूप ले लेते हैं।
विज्ञान इन सवालों का उत्तर देने की कोशिश करता है। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों का उत्तर देता है? शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और उससे संबंधित सभी जानकारियाँ एकत्र करते हैं। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना जो होती है, मतलब वो इस तरह से किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की रचना करने से ही सारे सवालों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है, सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। मतलब कहने का ये है कि जब भी कोई वैज्ञानिक जब किसी चीज़ की खोज करता है या आविष्कार करता है, तो पहले उसके ऊपर काफ़ी सारे शोध करता है, तभी जाके वो उन चीज़ों की डिटेल आपको बता पाता है, जो कि फिर हम लोग पढ़ते हैं। शिक्षिका ने बताया, जैसा सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं। आप रोज़ देखते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ हवा में उछालें या फेंकें तो वह ज़मीन पर गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह और वस्तु के साथ होता है? यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं के साथ विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े आदि, चाहे जहाँ से गिराए वापस ज़मीन पर ही गिरते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो ज़मीन की तरफ ही लौट के वापस आती है, क्योंकि जो अर्थ होती है, हमारी पृथ्वी होती है, वो हर एक वस्तु पे एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगाती है या अप्लाई करती है। उसी की वजह से किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे ही गिरेगी आके। इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सीमा अपने प्रश्न का इतना सरल उत्तर पाकर उत्साहित हो गई। मतलब सीमा को ये लगा कि मेरे जो मन में प्रश्न था उसका इतना आसान सा सवाल उतना उसका उत्तर है, तो वो ये जान के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई। और उसके मन में सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं और आपको उसका उत्तर आसानी से मिल जाता है या वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है, तो आपके मन में और उत्सुकता जो है बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं। शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादा उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। देखिए, शिक्षिका ने कितनी अच्छी बात कही है। अब जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने ना बताया होता कि गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि शिक्षिका सीमा को इस प्रश्न का उत्तर दे सकती थी? क्या प्रश्न था सीमा का? सीमा का प्रश्न ये था कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु हमेशा नीचे की ओर ही वापस क्यों आती है? अगर सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में ना बताया होता, तो क्या उसकी टीचर उसको उत्तर देने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वैज्ञानिक किसी भी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और उससे समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। जैसे पहला चरण है हमारा जिज्ञासा। देखिए, ये जो चरण हैं आप लोग थोड़ा इनको अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि इन्हीं चरणों पे आगे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आप इन चरणों को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो पहला चरण है जिज्ञासा। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसको जानने की हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना? फिर क्या होता है? परिकल्पना। अब जब जिज्ञासा आएगी तो परिकल्पना भी हमें उसके लिए स्थापित करनी पड़ेगी, एक हमें अपने मन में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिर होता है परीक्षण। जब हम स्ट्रेटजी को बना लेते हैं फिर हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो उसी को हम कहते हैं परीक्षण। फिर होता है निरीक्षण, विश्लेषण या वर्गीकरण। जब हमने परीक्षण किया फिर हम उसका निरीक्षण भी करेंगे कि भाई हमारा जो टेस्ट हुआ है उसके बारे में हमें जानना भी तो है कि वो उस टेस्ट से हमें रिज़ल्ट क्या मिला है, तो रिज़ल्ट को ही तो निरीक्षण कहते हैं। फिर हम करेंगे अभिलेखन, यानी अगर कहने का मतलब है कि निरीक्षण करने पे जो भी टेस्ट का रिज़ल्ट आया है फिर हम उसको लिखेंगे, उसके आगे जो छात्र होंगे वो उसको पढ़ेंगे।
फिर हम करते हैं उस पर पुनर्विचार, या यदि कहीं कोई गलती होती है या जो भी नई चीज़ की खोज होती है, आविष्कार होता है, तो उस पर पुनर्विचार करना तो बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक भी सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम इससे भी अच्छी कोई चीज़ दे सकें इस दुनिया जगत को। फिर होता है निष्कर्ष निकालना, फिर हम उससे फाइनली एक निष्कर्ष निकालते हैं, और फिर उसके बाद होता है नए प्रयोग। जब एक प्रयोग सफल हो जाता है तो फिर वैज्ञानिकों के मन में उत्सुकता बढ़ती रहती है नए प्रयोग करने के लिए। सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उसने पूछा, विज्ञान ने हमारे जीवन में जीवन के लिए क्या क्या किया है। देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ब्लर है, आप लोग एडजस्ट करें। ये जो तस्वीर है वो सर आइजैक न्यूटन की है। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और इन्हीं को हम भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन ही कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है, विज्ञान ने हमें क्या दिया है, वो हम समझेंगे। शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन के बारे में समझाया। चित्र 1.2 में दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। अभी 1.2 आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये जो चित्र है वो 1.1 है, 1.2 चित्र आगे आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चित्र 1.2 में दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो वहाँ पे उस समय ना ही कोई ट्रैक्टर हुआ करते थे, ना थ्रेशर मशीन होती थी, ना ही हार्वेस्टर हुआ करते थे। वहाँ पे जो किसान हुआ करते थे वो किसान बैलों की सहायता से खेतों की जुताई करते थे और फिर बीज बोते थे और फिर फसल पैदा होती थी। लेकिन आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि खेती करने के लिए भी हमारे पास बहुत से अच्छे अच्छे साधन हैं, जिससे खेती करना थोड़ा सा आसान हुआ है। अब ये बात तो देखो क्लियर है कि अगर विज्ञान ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है तो जब हम उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो विज्ञान ही हमारे लिए घातक साबित होती है। चले आगे देखते हैं। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न व रेडियो द्वारा किया जाता है। आप घर बैठ के ही रेडियो, टेलीविज़न, टीवी के माध्यम से आप पूरे देश विदेश की जानकारी आपको मिल सकती है। गैस के चूल्हा द्वारा शीघ्र खाना पक जाता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, गांव में तो आज भी कई गांव में होता है, मेरे यहाँ भी होता है कि कभी कभी चूल्हे पे रोटियां खाने का मन होता है तो उसमें बड़ा समय लगता है, भूख लगी है बहुत तेज़ और चूल्हा अभी जल ही नहीं पा रहा। खैर, इससे समय और श्रम की भी बचत होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान हैं जिनके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जाती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात एवं संचार के साधनों तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य, यातायात से जुड़ी हैं को सुलझाने की सहायता की है। पंप तथा नहरें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं उपलब्ध कराती हैं पानी उपलब्ध कराती हैं। आज उत्तम बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा हमें देश विदेश में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। क्रिकेट मैच और देश विदेश में होने वाले विभिन्न समारोहों का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह सभी विकास विज्ञान द्वारा ही संभव हो पाए हैं। मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने और उनका सही रूप में अनुप्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने को इच्छुक होंगे। देखिए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें पहला जो चित्र है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेलगाड़ी बनी हुई है और ये दूर संचार प्रणाली है। यहाँ पे ये देखें आप, बस बनी हुई है, ये कार है, ये ट्रैक्टर है जिसका हम प्रयोग खेती में करते हैं, पंखा भी है, टेबल फ़ैन है। ये देखिए आजकल की एलईडी और एलसीडी इस प्रकार की आने लगी हैं। पहले तो बहुत हैवी टीवियाँ हुआ करती थी। ये वायुयान है, ये टेलीफ़ोन है। टेलीफ़ोन का तो खैर अभी इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया है क्योंकि अब तो मोबाइल फ़ोन चल गए हैं, तो टेलीफ़ोन का तो अब इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। परंपरागत और वर्तमान परिक्षेप में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रही है, देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया है। किस तरह विज्ञान ने योगदान दिया है? विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया है। तालिका 1.1
में परंपरागत एवं वर्तमान में प्रयोग होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें, ये जो सारणी है वो थोड़ा सा बिलर है। तो पहला यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, क्षेत्र। ये क्या लिखा है, क्षेत्र लिखा है। ये क्या लिखा है, क्षेत्र। यहाँ पे लिखा हुआ है परंपरागत प्रयोगों में आने वाले साधन, परंपरागत प्रयोगों में आने वाले साधन। फिर उसके बाद लिखा है वर्तमान में विज्ञान की देन। तो हम पहले बात करते हैं भोजन के बारे में। तो भोजन जो है, परंपरागत प्रयोगों में आने वाले साधन क्या हैं भोजन के लिए? मिट्टी का चूल्हा। परंपरागत का मतलब है कि पुराने ज़माने में क्या क्या हम भोजन पाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे चीज़ों का। तो मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया जाता था। मिट्टी के परंपरागत बर्तन हुआ करते थे और धातुओं से निर्मित बर्तन भी हुआ करते थे, और धातुओं में मुख्य था लोहा। अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, विज्ञान की जो मतलब टेक्नोलॉजी जो हम लोगों को दे रही है, विज्ञान ने कई नई नई चीज़ें बनाई हैं। तो भोजन के लिए आजकल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले गैस चूल्हा है, वैद्युत आयरन है, सोलर कुकर में खाना देखा है आप लोगों ने कितने जल्दी पक जाता है, प्रेशर कुकर में भी बन जाता है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, और इंडक्शन चूल्हा होता है आदि। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कृषि के बारे में। तो पुराने ज़माने में जो बच्चों कृषि हुआ करती थी, पुराने ज़माने में अगर हम कृषि की बात करें तो पुराने ज़माने में कृषि किस प्रकार से होती थी? हल की सहायता से, बैल की सहायता से, कुआं और गोबर की खाद हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। आजकल क्या होता है? आजकल आप लोग देखें ट्रैक्टर की सहायता से होता है, पानी हमें नहरों और ट्यूबवेल से मिल जाता है, रासायनिक उर्वरक भी आती हैं जैसे यूरिया, फॉस्फेट, पोटाश इत्यादि उर्वरक, बीज, अच्छे अच्छे बीज मिलते हैं, और कीटनाशक दवाएं भी इस समय बहुत आती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे यातायात की तरफ। तो यातायात में क्या बताया गया? यातायात में पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, बैलगाड़ी हुआ, तांगा हुआ, ऊँट हुआ इत्यादि, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो इस समय हम लोग प्रयोग करते हैं, साइकिल, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी, वायुयान, पानी का जहाज़ इत्यादि। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ये सारणी का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस सारणी को आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ पढ़ाना तो संभव नहीं है, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको आप खुद से प्रयास करें पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद से जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है, तो जिज्ञासा जब तक नहीं होगी तब तक आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों को आप जो है इसकी लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, जब विज्ञान ने हमारे जीवन में बड़ी सुविधाएं पैदा की हैं तो उसके दुरुपयोग से हमें कुछ समस्याएं भी होती हैं। होता क्या है कि विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया है, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ दिया है। आप यहाँ बैठ के, अपने घर से बैठ के, विदेशों में आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं टेलीफोन की सहायता से। आप कहीं भी जा सकते हैं। यातायात के इतने साधन आ चुके हैं, देशों की दूरियां एक दूसरे से काफ़ी कम हो गई हैं, शहरों की दूरियां कम हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान ने दी हैं हमें। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जिसे विज्ञान ने प्रभावित ना किया हो। विज्ञान से मनुष्य को जहाँ अपार सुविधाएं हैं, वहीं उसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल, डीजल चालित वाहन की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित होता है। सीधी सी बात है भाई कि अगर हम पेट्रोल और डीजल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो इससे वातावरण पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इस समय की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया है, और एक कोई प्रदेश ऐसा भी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को 100% कर मुक्त कर दिया है। 100% कर मुक्त कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद पर। क्यों किया है ऐसा उस सरकार ने? इसलिए किया है जिससे कि जो पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वो कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, किंतु अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र कहे जाने वाले केचुए, सांप आदि की संख्या भी घटती जा रही है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि किसान का मित्र किस जानवर को कहा, किसान का मित्र किस जानवर को कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। भूजल से असममित
दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, भूजल जी, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि पूछा गया है किसान के मित्र किस जानवर को कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखें। आगे देखते हैं। भूजल से असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं एवं तालाब सूखते जा रहे हैं। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है, मानव बस्तियों में कूड़े कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, जब कूड़े कचरे इकट्ठे होते रहेंगे किसी एक स्थान विशेष पर, तो उससे तमाम बीमारियां फैलती हैं, तमाम प्रकार के उससे कीट जंतु उत्पन्न होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। देखिए, इस पॉइंट को छात्रों आप लोग नोट करें। ओजोन परत में वायु प्रदूषण के ओजोन परत में जो छिद्र है वो किसके कारण है? वायु प्रदूषण के कारण है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चले, परमाणु ऊर्जा में के अनुचित प्रयोगों से हिरोशिमा और नागासाकी में पलक झपकते ही लाखों लोगों की जीवन अंत हो गया था। हुआ ऐसा था कि अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी, जो जापान के 2 शहर हैं, वहाँ पे परमाणु बम गिराया था, तो जिससे वहाँ पे कई लोगों की जानें गई थी। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर का मतलब एसी में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका आप लोग नाम जानते हैं CFC, की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। देखिए बच्चों, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली हानिकारक गैस कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आप उसको लिख सकते हैं CFC। कैसे लिखेंगे? CFC। ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द, दमा, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है वैज्ञानिक खोजों में भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। भाई वैज्ञानिक खोजों में कई सारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अपना योगदान दिया है और विदेशी वैज्ञानिकों ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। सीमा ने अपनी शिक्षिका से अनुरोध किया कि मुझे उन वैज्ञानिकों की खोजों के बारे में जानने के लिए बड़ी उत्सुकता है जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें की हैं। शिक्षिका ने उसे बताया कि प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों में क्षेत्र में नेतृत्व किया है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक ने जड़ी बूटियों से औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया तथा सुश्रुत ने शल्य शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बात को भी आप लोग नोट करिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट ने पाई का मान श्रीधराचार्य वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। जो द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें, तो द्विघात समीकरण के जब हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम श्रीधराचार्य विधि का इस्तेमाल करते हैं। और धराचार विधि का आप लोगों को अगर फॉर्मूला ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। धराचार विधि का मतलब क्या होता है? -b + -√b² - 4ac। बेटा ये पूरा 4ac जो है वो अंडर रूट में है अपॉन 2a। ये होता है, यहाँ से आप जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होता है श्रीधराचार विधि से गुणनखंड करना या x की वैल्यू निकालना। ठीक है। इस प्रकार से अब हमारे पास एक तालिका दी गई है। पहली तालिका यहाँ पे जो पहली वाली लिस्ट हमको दी गई है, उस पहली वाली लिस्ट में क्या बताया गया है? वैज्ञानिकों का नाम। और दूसरी वाली में बताया गया है विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान। तो पहले हमारे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने क्या बताया? पौधों की संवेदनशीलता के बारे में। फिर है सर CV रमन, इन्होंने बताया प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, और उन्होंने एक प्रभाव के बारे में बताया जिसको रमन प्रभाव, इन्हीं के नाम पर जाना जाता है। S रामानुजन संख्या सिद्धांत के बारे में बताया है। SN बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया है, क्वांटम थ्योरी बताई है।
है ना। तो इसी तरह से ये कई सारे वैज्ञानिक हैं और इनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। तो ये एग्ज़ाम के नज़रिए से हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें। और ये जो आप लोग देख रहे हैं इमेज थोड़ा सा ब्लर है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगले वीडियो में इस तरह की आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 हैं कुल, इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विदेशी वैज्ञानिकों की। तो विदेशी वैज्ञानिकों में जैसे पहले हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया है। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलेनियम का जो खोज की है। गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया है या आविष्कार किया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने, आपको जानते ही होंगे, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन की ही देन है। इसी प्रकार से ये कुछ वैज्ञानिक हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले गए और इनको याद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो भारतीय वैज्ञानिक की अगर हम बात करें तो सर सीवी रमन। तो सीवी रमन जी को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना का नाम आप लोग याद रखें, ठीक है ना। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन की तो थ्योरी आप जानते ही हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दिया है ना। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है, रिलेटिविस्टिक थ्योरम को क्या कहते हैं, तो आप लोग इसको इंटरनेट पे देख सकते हैं, मेरा हिंदी थोड़ा टाइट। मैडम क्यूरी ने, अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बताया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ये देखिए लिखा है दूसरे नंबर पे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो का ये फुल फॉर्म होता है। इसरो जो है हमारे देश का आन बान शान कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण तथा आंतरिक प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की आन बान शान द्वारा किया जाता है, जिसको हम इसरो भी कहते हैं। आप लोग याद रखें बच्चों, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है आप लोगों से। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त का दिन हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व का दिन था, जब हम लोगों ने अंग्रेज़ों से हमको स्वतंत्रता मिली थी। और इस स्वतंत्रता में आपको पता ही है कि कितने भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, तो ये दिन तो कोई भूल ही नहीं सकता। इसकी स्थापना जो है इसरो की वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आप लोग याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में है। यदि यहाँ पे कृत्रिम उपग्रहों को डिज़ाइन करके निर्माण किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आप परिक्रमा करिएगा, ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिससे दूरसंचार, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन, आपदा प्रबंधन, नौवहन और समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह आदि प्रमुख हैं। तो इसमें देखिए इस चैप्टर में समरी क्या है, हम लोगों ने सीखा क्या है वो देखते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन ने जीवन को सरल व सुखमय बनाया है। दूसरा पॉइंट क्या सीखा हम लोगों ने? विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो सका है। तीसरे पॉइंट में क्या है? विज्ञान की खोज एवं आविष्कारों का दुरुपयोग भी हो रहा है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, प्रक्षेपास्त्रों से आदि का निर्माण हुआ है। परमाणु बम, आप लोगों का ये आज का प्रश्न है कि परमाणु बम अमेरिका ने किस देश पे गिराए थे और उस देश के किन शहरों पे गिराए थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएं। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप वाहनों, कीटनाशक दवाओं के उत्पादन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की मांगों की आपूर्ति तो हुई, परंतु इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित होता जा रहा है और मानव जीवन संकट में आता जा रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको ही सॉल्व करना है। इसका डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूँगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके आंसर अपने पास तैयार रखें। अगली वीडियो कल आएगी, तब मैं इसको डिस्कस करूँगा, इसकी एक्सरसाइज को। तो ये हो गए 4 प्रश्न आपके। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। और भारतीय वैज्ञानिक इनमें से कौन से हैं? ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का खा 2 भारतीय 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, ठीक है ना। यहाँ पे मिलान भी आपको करना है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने
क्या किया है, मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की है, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे या मिलान करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा पूरी एक्सरसाइज को। फिर इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और फिर इसके बाद आता है 5वां जो है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, है ना। विद्युत बल के आविष्कारक आपको पता है सर, विद्युत बल के आविष्कारक कौन है, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। इसी तरह से आप लोग इनके लिखिए। प्रोजेक्ट कार की खैर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और चलिए फिर आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब सेकंड चैप्टर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इस पूरी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व भी कराऊंगा। आप लोग पहले से खुद से सॉल्व करें, फिर आप लोग मिलान करिएगा कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं। और अगर संभव हो पाए तो इन क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करके आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। धन्यवाद।